हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। पाठ 3 है ऊष्मा। तो आज के लेसन में ऊष्मा के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जानतव रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। यानी कि ऊनी वस्त्र जो है जंतुओं से रेशे प्राप्त करके बनाए जाते हैं और सूती वस्त्र पौधों से रेशे प्राप्त करके बनाए जाते हैं। आगे लिखा है, हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। यह हम कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। चाय गर्म है तथा बर्फ ठंडी होती है। सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है सारणी में। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। तो वस्तुओं को स्पर्श करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। अब पढ़ते हैं ताप मापन के बारे में। लिखा है, क्या आपने कोई ताप मापी देखा है? याद कीजिए, जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा हो तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र 3.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। इस चित्र में दिखाया गया है थर्मामीटर। ये रहा थर्मामीटर, ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। इस चित्र को देख सकते हैं, इसमें डॉक्टरी थर्मामीटर को दिखाया गया है जिसका उपयोग बुखार मापने के लिए किया जाता है। आगे लिखा है, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी ना दिखाई देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक माप क्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह माप क्रम सेल्सियस स्केल है जिसे आगे लिखा है, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। आगे लिखा है, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि इस ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है।
तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा। आवश्यक सावधानियाँ, तो थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले कुछ आवश्यक सावधानियाँ होती हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। लिखा है थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल से नहीं पकड़ना चाहिए। तो इन सावधानियों को याद रखिएगा थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले। थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले कुछ चेतावनी भी है, तो ये भी जान लीजिए। लिखा है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए इसका उपयोग सिर्फ मानव शरीर के ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में महत्वपूर्ण बातें थीं। अब पढ़ेंगे प्रयोगशाला तापमापी, यानी कि जो थर्मामीटर प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। अब इस तरीके के भी थर्मामीटर आते हैं नए तरीके की, तो इनके बारे में लिखा है तापमापी के पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता। तो इस तरह के तापमापी आने लगे हैं थर्मामीटर, इनमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता। ये अंकीय तापमापी हैं, डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। अब पढ़ते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण। लिखा है संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यानी ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। तो ये क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण समझाया गया है, इसलिए इसको
पढ़ लेते हैं। लिखा है एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए। ध्यानपूर्वक देखिए, इस तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं छड़ को ईंटों के बीच में। आगे लिखा है मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना प्रारंभ करते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम से स्थानांतरित होती है। तो जिसमें ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है तो वह चालन कहलाता है। इसका ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो लकड़ी की हत्ती इसीलिए लगाई जाती है कि हाथ ना जले। जो उसका हैंडल होता है बर्तन का, उसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है या फिर लकड़ी का हत्था उसमें लगाया जाता है। आगे लिखा है क्रियाकलाप 3.7, इसको भी पढ़ना आवश्यक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात की चम्मच, प्लास्टिक की स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छू कर देखिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.3 में लिखिए। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण है एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर आदि। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। इन सब के बारे में एक लेसन में और पढ़ा था कि कौन से कुचालक होते हैं और कौन से सुचालक होते हैं। तो जिनमें ऊष्मा का प्रवाह हो जाए वे चालक कहलाते हैं और जिनमें ऊष्मा का प्रवाह ना हो वे कुचालक कहलाते हैं। आगे लिखा है तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं दिन के समय क्या होता है, गर्म वायु है जो वो समुद्र की तरफ जा रही है और ठंडी वायु स्थल की तरफ आ रही है। और रात्रि में क्या होता है, ठंडी वायु समुद्र की तरफ जा रही है और गर्म वायु स्थल की ओर जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है संवहन के कारण। यहाँ आप देख सकते हैं कि वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि दिन में गर्म वायु समुद्र की ओर जाती है और ठंडी वायु स्थल की ओर आती है, और रात्रि में क्या होता है, ठंडी वायु समुद्र की ओर जाने लगती है और गर्म वायु स्थल की ओर आने लगती है। तो ऊष्मा स्थानांतरण के 3 प्रक्रम है, उसमें से चालन को पढ़ लिया, संवहन को पढ़ लिया। अब तीसरा पढ़ेंगे विकिरण।
लिखा है जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम ऊष्मा कैसे पहुँचते हैं? सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुँचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम ऊष्मा एक अन्य प्रक्रिया द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा, तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा आती है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं को याद रखना है। पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। आगे लिखा है सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? आगे लिखा है सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लिखा है आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसका पता लगाएं। लिखा है टिन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल की ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर ही आप दोनों के ताप में अंतर का अनुभव कर सकते हैं। तो जिसके पृष्ठ को काला पेंट किया है वह जल गर्म होगा जल्दी, और जिसमें सफ़ेद पेंट किया है वह देर में गर्म हो पाएगा, क्योंकि जो डार्क रंग होता है, गहरा रंग, वह ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है। तो इसीलिए गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना आरामदायक होता है, क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिससे सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में सहायता मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो आजकल उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर लिखा है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। तो सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे प्रवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट दी जाए, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है, तो इसलिए जो दोहरी परत वाला कंबल है उसको चुनना सही होगा। तो आज के लेसन में क्या क्या जाना? डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में जाना, प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में जाना, डॉक्टरी थर्मामीटर से कितना तापमान माप सकते हैं,
35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा स्थानांतरण के कितने प्रक्रम हैं? ऊष्मा स्थानांतरण के 3 प्रक्रम हैं जिनके बारे में जाना है, चालन, संवहन और विकिरण। तो इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को इस लेसन में जाना है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रमों को आप लोगों को याद रखना है। चालन, संवहन और विकिरण, इन्हीं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।